प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं नीलकंठ पाठ है जो उसे करेंगे, जिनकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। नीलकंठ है जो एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब यह पर होता है कि जो हमारी पुरानी यादें हैं उनको याद करते हुए कुछ लेख लिखना, तो उसे संस्मरण कहते हैं। तो हम इस पाठ में नीलकंठ है जो उसके बारे में जानेंगे। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि मोर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि नीलकंठ है जो मोर को भी कहा जाता है। और किसको नीलकंठ कहा जाता है, जरा ये भी सोचें। ये लेखिका है महादेवी वर्मा। पाठ शुरू करने से पहले आप बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए। आपका जो उत्तर है वो आपने सोच लिया होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे देखिए, पक्षियों का राजा कौन है? इसका आंसर आप सभी को पता ही चल गया होगा। पक्षियों का राजा मोर है। तो चलिए आज हम एक मोर की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। और इस संस्मरण की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। अब ये संस्मरण होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि को याद करते हुए अपनेपन और गंभीरता के साथ किए गए वर्णन को ही संस्मरण कहते हैं। मतलब हमारी जो यादें हैं उनको याद करते हुए जो हम लेख लिखते हैं उन्हें संस्मरण कहते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ लेते हैं। पाठ में क्या है? उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। यहाँ पर मैंने शब्द है जो वो महादेव वर्मा जी के लिए प्रयोग किया है। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए कुछ पूछा था। शंकरगढ़ में एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चों को पकड़कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है। तो ये है जो एक पक्षी वाला जो पक्षी बेचते हैं ना, वो उसकी दुकान पर महादेवी वर्मा जी खड़ी हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब आपने पिछली बार मोर के बारे में पूछा था, तो मेरे पास आज ना मोर के 2 बच्चे हैं, आप पूछ रहे थे, तो आज अगर आपको लेकर जाने हैं तो ले जाइए। तो इससे ये पता चलता है कि महादेवी वर्मा जी हैं जो उनको पक्षियों से बहुत प्रेम था। वो उनको घर में पालती थी, देखभाल करती थी उनकी। तो यहाँ पर उन्होंने पक्षी बेचने वाले ने महादेवी वर्मा जी से कहा। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। बड़े मियाँ यहाँ पर वो चिड़िया बेचने वाला है जो बिना रुके बोलता ही रहता है। तो महादेवी वर्मा ने कहा कि उनका कोई स्टेशन नहीं है, मतलब वो नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि उन्होंने कहा कि ये मोर के बच्चे हैं, तो लेखिका ने कहा कहाँ है मोर के बच्चे? तो पक्षी वाले ने दिखाया कि ये देखिए। तो वो ऐसे लग रहे जैसे तीतर के समान 2 बच्चे बैठे थे। तीतर होता है, उनके बच्चों की तरह मोर के बच्चे दिखाई दे रहे थे। पिंजरा घना ही संकीर्ण था। संकीर्ण होता है बिल्कुल टाइट, कम चौड़ा। वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। पिंजरा टाइट होने के कारण मूवमेंट है जो उनकी बहुत कम हो रही थी। ऐसे लग रहा जैसे पक्षियों के चित्र हैं वो फ्रेम के अंदर रख दिए गए हैं। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल है जो चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद
30 रुपये लिए हैं। तो जो मोर का जो जोड़ा था उनकी बात यहाँ पर हो रही है कि 30 रुपये में मैंने खरीदे हैं। बारह कहा, भाई ज़रा सोच तो, अभी तो इसमें मोर की कोई खासियत भी है क्या? तो यहाँ पर वो जो रेट करवाते हुए पक्षियों का बोल रही है लेखिका कि इनमें से तो कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये तो मोर के बच्चे हैं, ये तो ऐसे लग रहे जैसे तीतर के बच्चे हैं। लेकिन जो चिड़िया बेचने वाला था वो कह रहा कि ये तो मोर के ही बच्चे हैं, तीतर के बच्चे नहीं हैं। बस इसी बात को सुनते सुनाते तो लेखिका ने सोचा ठीक है, वो दोनों बच्चों को अपने घर ले आती है। और घर जैसे ही पहुंचती है तो सारे उसको कहने लगे कि ये तो तीतर हैं, मोर के बच्चे नहीं हैं। तो लेखिका को बड़ा वो लगा कि कहीं मैं सच में ही तीतर के बच्चे तो नहीं ले आई मोर के बच्चों की जगह, या मोर के बच्चों को सोच करके मैं तीतर के बच्चे तो नहीं ले आई। तो मुझे सारे चिढ़ाने लगे कि ये तो मोर के बच्चे है ही नहीं हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उसने अब वो जो पिंजरा था उन दोनों मोर का अपने कमरे में वहाँ पर रख दिया। और फिर वहीं पर उनके लिए छोटी छोटी खाने पीने का सामान है, जो पानी है, वो रखने लग गई। और दोनों को उनको चूहेदानी जैसे पिंजरे में से निकाल कर कमरे में मानो खो गए। उन्होंने इसको उस पिंजरे में से बाहर निकाल दिया और कमरे में छोड़ दिया। अब वो मोर के बच्चे थे जो आराम से दिन भर कमरे में घूमते रहते थे। कभी वो अलमारी के नीचे छिप जाते थे, कभी किताबों के पीछे छिप जाते थे। वो दोनों बच्चे आराम से उस कमरे में रहने लगे और बड़े होने लगे। वो कभी लेखिका की मेज़ पर, कभी कुर्सी पर, कभी सिर पर, सभी जगह कहीं ना कहीं वो बैठते ही रहते थे। खिड़कियों में जाली लगी थी और दरवाज़ा था जो वो निरंतर बंद रखना पड़ता था, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था वो कब उनके ऊपर बिल्ली है जो आक्रमण कर दे, इसलिए उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। तो लेखिका ने यहाँ पर बच्चों की, मोर के बच्चों के बारे में बताया है कि कैसे उनकी निगरानी करनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ उनके पास एक बिल्ली भी थी। लेखिका ने बिल्ली को भी पाला हुआ था और बिल्ली से बचाने के लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, कहीं मोर के बच्चे हैं जो उनको बिल्ली ना खा जाए। तो इस तरह से चित्रा बिल्ली का नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ नए शब्द जानते हैं जो हमने यहाँ तक चैप्टर पढ़ा है। अतिथि, मेहमान, चिड़ीमार पक्षियों को पकड़ने वाला, शावक बच्चा, खासियत विशेषता, अनुसरण पीछे पीछे चलना, दुर्बलता कमजोरी, आविर्भूत प्रकट होना, नवागंतुक नया नया आया हुआ, आक्रमण हमला और मारजारी बिल्ली। ये हमारे कुछ नए शब्द हैं। आगे देखिए, जो हमने पढ़ लिया है उसमें से पहले आप बताओ, पाठ व लेखिका का नाम बताएं। हाँ जी, सोच लिया होगा आपने। पाठ व लेखिका का नाम, पाठ का नाम है नीलकंठ और लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। बड़े मियाँ ने महादेवी वर्मा को क्या बेचा? बड़े मियाँ ने महादेवी वर्मा को मोर के बच्चे बेचे। महादेवी वर्मा ने बड़े मियाँ को कितने रुपए दिए? महादेवी वर्मा ने बड़े मियाँ को 35 रुपए दिए। पक्षियों को देखकर घर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? जब लेखिका पक्षी लेकर आई थी तब लोगों ने उसको क्या कहा था? ये कहा था कि दुकानदार ने ठग लिया है, मोर नहीं तीतर है। अब बताओ, महादेवी वर्मा कौन से व कितने पक्षी लेकर आई? शाबाश। महादेवी वर्मा 2 मोर के बच्चे लेकर आए थे। आप बताएं, महादेवी वर्मा कितने पक्षी लेकर आई थी? सोच लिया होगा आपने। महादेवी वर्मा 2 मोर के बच्चे लेकर आई थी। ये देखिए, इस तरह से दिखाई दे रहे थे वो। ये बिल्कुल तीतर के बच्चों की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। वे दोनों मोर के बच्चे तीतर जैसे दिखते थे, उनमें मोर की कोई विशेषता नहीं थी। अतः घर वालों ने कहा कि तुम्हें किसी ने ठग लिया है, वह मोर के बच्चे नहीं तीतर हैं। आगे देखिए, मोर के बच्चों ने किसे अपना बसेरा बनाया?
मोर के बच्चों ने रद्दी कागज की टोकरी को अपना बसेरा बनाया। जो महादेवी वर्मा के रूम में रद्दी की एक कागज की टोकरी पड़ी थी ना, उसमें वो रहना शुरू कर दिया उन दोनों ने। मोर के बच्चों को किससे खतरा था? महादेवी वर्मा जी की बिल्ली से। महादेवी वर्मा जी की बिल्ली का नाम क्या था? चित्रा। ये हमने सब पाठ में पढ़ा हुआ है। चित्रा क्या सहन नहीं कर पाती थी? चित्रा यह सहन नहीं कर पाती थी कि कोई भी ऐरा गैरा महादेवी जी की मेज को अपना सिंहासन बना ले। यहाँ पर ऐरा गैरा शब्द है जो वो मोर के बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों से वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। तो जब जो लेखिका के और पशु पक्षी थे पाले हुए, उनके पास जैसे ही मोर के बच्चों को छोड़ा तो वो उन्होंने वैसा ही शोर मचाया जैसे एक नई दुल्हन के आने पर घर में शोर होता है या उत्सुकता होती है। तो यहाँ पर कौन कौन से पक्षी थे उनके बारे में जानते हैं। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर तोड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की जो रागनी है वो अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, क्योंकि सारे पक्षी हैं जो पशु हैं जो छोटे छोटे, ये सब लेखिका के ने अपने घर में पाले हुए थे। कबूतर था, खरगोश थी, बिल्ली थी एक, और ये सारे सारे मोरों का स्वागत करने लगे और उनको आया हुआ देख कर के बड़े खुश हो रहे थे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनके कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। आपको पता है कि जो तितली होती है वो पहले छोटा सा इल्ली होती है, कीड़ा सा होती है, फिर धीरे धीरे वो तितली का रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मोर जब छोटे थे तो ऐसे लग रहा था कि वो तीतर के बच्चे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके अंदर मोर की जो खूबियाँ थी या मोर का जो रंग रूप था वो आना शुरू हो गया था। मोर के सिर को की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई थी। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति है जो छलकने लगी थी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने लगी थी। ये सारे जो लक्षण हैं मोर वाले जो हमें मोर में दिखाई देते हैं वो धीरे धीरे इनके अंदर आने शुरू हो गए थे, क्योंकि अब वो बड़े हो रहे थे। अब वो मोर बड़े हो रहे थे। देखिए यहाँ पर मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पक्षी पंखों की श्याम स्वेद पत्र लेखा मंत्र गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। यहाँ पर ये मोरनी है जो ये उसका चित्र है, ये धीरे धीरे बड़ी हो रही है और उसका रूप है जो किस तरीके से बदल रहा है उसका वर्णन यहाँ पर लेखिका ने किया है। आगे देखिए, नीलाभ ग्रीवा के कारण, नीलाभ ग्रीवा मतलब नीली रंग की गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? नीलाभ ग्रीवा के कारण, और उसके साथ साथ छाया की तरह रहने के कारण जो दूसरा मोर था मोर उसका नाम राधा रखा गया, क्योंकि वो मोरनी थी, वो मोर के साथ साथ रहती थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा क्यों रखा गया? मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति संरक्षक नियुक्त कर लिया। अब यहाँ पर जो ये मोर था ये सभी की रक्षा करता था। जो चिड़िया इसमें घर में वो थे, पशु थे, पक्षी थे,
उन सब की रक्षा करता था। और जब कभी ऐसा लगता था कि कोई परेशान है और कोई दूसरा उसको परेशान कर रहा है, तो वो अपनी जो चोंच थी उससे प्रहार से उसको दंड देने के लिए दौड़ पड़ता था। मतलब वो अपने आप में एक सेनापति की तरह सबकी रक्षा करने लग गया। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता। छोटे बच्चे थे जो खरगोश के उनके कान पकड़ा और खींचकर ऊपर उठा लिया। वो उनके साथ खेलता था, उनकी रक्षा करता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे वो ना कर्णवेद संस्कार हो रहा है उन बच्चों का, खरगोश के बच्चों का, ऐसे लग रहा था, क्योंकि वो कान पकड़ करके यूं खींच करके उनको इधर से उधर लेकर चला जाता था। तो वो उनके साथ बड़े प्यार से खेलता था और मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था। उसकी लंबी पूंछ, सघन पंख थे जो वो छुआ छुएल सा खेलते रहते थे। उसकी पूंछ लंबी थी और उसके पंख थे जो बड़े ही घने थे। आगे देखिए, एक छोटी सी घटना घटी थी, उसके बारे में जानते हैं। ऐसी किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया, क्योंकि जाली में सारे पक्षी थे, जीव जंतु थे। एक सांप पता नहीं कहाँ से वहाँ पर अंदर पहुँच गया और भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सारे तो छिप गए पशु पक्षी, एक खरगोश था जो वो वहाँ पर सांप की पकड़ में आ गया और सांप ने उसको पकड़ लिया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा था बाहर था। और फिर इतने में नीलकंठ ने देखा कि ये क्या हो रहा है। सांप की तरफ नीलकंठ था जो झपट पड़ा और खरगोश के बच्चे को उसके चंगुल से बचा लिया। इस तरीके से उसने खरगोश के बच्चे की सहायता की। आगे देखिए, सांप के फन को उसने दबोच कर पकड़ लिया और खरगोश के बच्चे को उसके मुख से बाहर निकाल दिया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। यहाँ पर देखिए, पक्षी हैं जो उनको पता चल जाता है कि कोई ऐसी घटना घटी है जो नहीं घटनी चाहिए थी, तो अपनी आवाज़ वो इस तरीके से निकालते हैं कि दूसरे पक्षियों को समझ में आ जाता है कुछ न कुछ ऐसी घटना घट चुकी है या घट रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो मोरनी ने ऐसी केका आवाज़ निकाली अपनी, जिसके कारण जो वहाँ का माली था वो वहाँ पर भागा भागा आकर पहुँच गया और उसने देखा कि नीलकंठ है जो उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और खरगोश को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल कर ले आए हैं। तो ऐसा देख कर के लेखिका को बड़ा वो लगा कि देखो कितना कैसा पक्षी है जिसने एक छोटे से खरगोश के बच्चे की जान को बचा लिया। मधुर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जिसका जीवन ही क्रूर कर्म है। तो यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि मयूर है जो वो कला प्रिय और वीर पक्षी है, इसीलिए तो इनको बाज और चील से अलग रखा गया है और इसीलिए इनको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, उनका मानवीकरण भी हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह चलता था, नाचता था, तो नृत्य से एक सहज लय ताल रहता बनी रहती थी। आगे पीछे दाहिने इधर उधर उसके साथ थी जो वो राधा भी घूमती रहती थी। कुछ नए शब्द जान लेते हैं। बंकिम टेढ़ा, नीलाभ नीली आभा, नीली आभा नीली चमक, ग्रीवा गर्दन, भंगिमा मुद्रा, द्युति चमक, उद्दीप्त होना चमकना, श्याम काली, और जो म्यूर है वो मोर, और सहचरणी साथी, और चंचू प्रहार चोंच से हमला करना या मारना। कौन अपने आप को सब पक्षियों का संरक्षक समझने लगा था? मोर, जो नीलकंठ था वो समझने लगा था कि मैं सभी पक्षियों की रक्षा कर सकता हूँ। नीलकंठ इसका आंसर होगा। उसके बाद एक दिन जाली घर में कौन सा बड़ा संकट आ गया था? शाबाश, अभी अभी हमने पढ़ा है, आंसर सभी के पास रेडी होगा। एक भयंकर सांप था जो वो जाली घर में घुस आया था। सांप ने किसे पकड़ लिया?
सांप ने एक खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया था, छोटे से बच्चे को। परफेक्ट जेंटलमैन किसे कहा गया है और क्यों? परफेक्ट जेंटलमैन नीलकंठ को कहा गया है, क्योंकि वह अतिथियों के सामने ऐसे खड़ा होता मानो वह उनका आदर व सत्कार कर रहा हो। तो यहाँ तक हमारा ये जो पाठ है पूरा हो चुका है, पहला भाग है। तो आगे हम दूसरे भाग में इसका आधा बचा हुआ पाठ करेंगे। तब तक प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। धन्यवाद।